नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के इस ग्रुप डिस्कशन को आपको सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से बिना देरी किए हुए मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो आप लोग भी कमेंट माध्यम से जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? से दीपावली त्योहार को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? दीपावली को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कुंभ मेला को यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। और दुर्गा पूजा को कब किया गया था? 2021 में किया गया। हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा को जो किया गया 2021 में, जबकि गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा, जिसको 2023 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। बताइएगा, अनुष्ठान गायन या ढोल बजाना और नृत्य जो है मणिपुर का संकीर्तन, यह यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था? यह 2013 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2013 में। और योग को कब शामिल किया गया यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में? 2016 में योग को शामिल किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार का कहाँ मनाया गया था? विशाखापट्टनम में मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए TRANJA ट्रांजा पहल शुरू की गई है? यह WTO के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? WTO के द्वारा की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया है? यह लद्दाख गलवान घाटी में बनाया। कहाँ बनाया? गलवान में बनाया। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल बनाया है। बताइएगा, हाल ही में DRI ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र के मेफोड्रोन बनाने की एक जगह को बंद किया है? ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू हो जाएगा। हिंटरलैंड ब्रू, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के तहत किया है। बताइएगा, हाल ही में सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई है? यह समरकंद में समाप्त हुई है। कहाँ समाप्त हुई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समाप्त हुई है यहाँ पे। बताइएगा, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 को किस तिथि को मनाया गया? यह 10 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत WIN पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन से ज्यादा निवेश करने की घोषणा किस कंपनी के द्वारा की गई है? यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है? सत्या नडेला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किन्हें मिला है? यह नील मोहन को मिला। और यह किसके CEO हो जाएंगे? यूट्यूब के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? यूट्यूब के CEO नील मोहन हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया। ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था जूनियर का, वो कहाँ हुआ था? जूनियर वर्ल्ड कप वो अपना भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? अपना भारत में हुआ है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य द एग्जाम पोर्टल का जो साइंस दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, आहार श्रृंखला में जो है प्रथम उपोषक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। प्रथम उपोषक क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। और जो शाक उत्पाद पे निर्भर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम उपभोक्ता और शाकाहारी भी कहा जाता है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और बताइएगा, पादप जो है
भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। बताइएगा किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे, जंतु या दोनों पर निर्भर होते हैं? परपोषी संघटक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परपोषी संघटक हो जाएंगे। कौन अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं? शाकाहारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं? यह मांसाहारी हो जाएंगे। और यह किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वो कौन से उपभोक्ता होते हैं जो नीचे के तीनों पोषण स्तरों के से आहार प्राप्त करते हैं? वह सर्वाहारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर्वाहारी हो जाएंगे। जैसे में कौआ जो होता है वो सर्वाहारी ही है। बताइएगा वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। बताइएगा किसमें बाह्य कोशिकी पाचन होता है? बाह्य कोशिकी पाचन होता है किसमें? यह मृत जीवी में होता है। किसमें होता है? मृत जीवी में होता है। बताइए किसमें जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं? प्राणी संभोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्राणी संभोजी। और जैव अपघटक क्या कहलाते हैं जो पौधे एवं जंतु के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं? सर्वहारी होते हैं। कौन होते हैं? सर्वहारी हो जाएंगे। बताइएगा पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? यह सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा दिया गया था पारिस्थितिकी शब्द। बताइएगा पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु हो जाएगा। वायु, मिट्टी, जल हो जाएगा। यह अजैव हो जाएगा। वायु, मिट्टी, जल। बताइएगा पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? हैकल हो जाएंगे। अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह बंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र? बंगलौर में स्थित है। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गई है? ये बेंगलोर हो गई है, जहाँ बाह्य क्षेत्र में 80 से ज्यादा तेंदुआ होने की संभावना है। बताइएगा एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसमें से सर्वाधिक संख्या होती है? अपघटक हो जाएगा। ऑप्शन से जाएगा। कौन सा संघटक आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पाद होते हैं? स्वपोषी संघटक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वपोषी संघटक हो जाएंगे। बताइएगा किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के प्राणी कौन होते हैं? यह मांसाहारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मांसाहारी। बताइए पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक दिशीय हो जाएगा। किस दिशा में होगा? एक दिशीय हो जाएगा। और पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे? जीवाणु एवं कवक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जीवाणु एवं कवक। और ओजोन का जो निर्माण होता है वह ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से होता है? 3 परमाणुओं से होता है। O3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मृदा जल वायु किस आवास के घटक है? यह अजैव घटक हो जाएंगे। कौन से घटक हो जाएंगे? अजैव घटक। और ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था वह किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? 1987 में सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। बताइएगा जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही दिशा कैसा है? एक दिशीय। उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक हो जाएंगे। उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। बताइएगा ओजोन परत में क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? CFC हो जाएगी। कौन हो जाएगी? CFC। और ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय किसके कारण होता है? यह क्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC से। क्लोरीन के कारण इसका सक्रिय उपस्थिति की सक्रियता कारण ओजोन परत में क्षरण होता है। बताइएगा सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1% हो जाएगा। और बताइए ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान महाशय के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के प्राणी क्या होते हैं? मांसाहारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे। बताइएगा अभिकर्षण का क्या अर्थ होता है? अभिकर्षण का अर्थ होता है खींचना। अभिकर्षण का क्या अर्थ होता है? खींचना होता है। बताइएगा वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसमें कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्व बल कहा जाएगा। कौन सा बल कहा जाएगा? गुरुत्वीय बल कहा जाएगा। बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है सर्वाधिक कहाँ पे होता है?
ध्रुवों पे होता है, और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे। और शून्य कहाँ हो जाएगा? केंद्र पे शून्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अननोन क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? अननोन क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? यह बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब जो है क्षेत्रफल ज्यादा होने पे बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, जबकि क्षेत्रफल अगर घटता है तो दाब स्वतः बढ़ने लगेगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? या घर्षण बल उत्पन्न हो पाता है। क्या होता है? घर्षण बल उत्पन्न हो पाता है। बताइएगा हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल कहा जाता है। और बताइएगा हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव जो होता है किस प्रक्रिया के दौरान होता है? अवायवीय श्वसन के प्रक्रिया के कारण होता है। अवायवीय श्वसन के कारण हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। बताइएगा 17वीं शताब्दी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तन से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था? यानी वैक्यूम बनाने के लिए। ओटो वॉन गेरिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओटो वॉन गेरिक के द्वारा किया गया था। और इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल किसके बराबर होता है? यह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और बताइएगा हम लोग जो साबुन या अपमार्जक का प्रयोग करके जो बुलबुले बनाते हैं, वह जो होता है उसका दबाव, उसके भीतर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। कम होने के बाद वह स्वतः बुलबुला फूट जाता है। बताइएगा दोष बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? बल की प्रबलता परिमाण से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? बल की प्रबलता परिमाण से मापी जाती है। बताइएगा चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करेंगे। समान रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, जबकि असमान रहेगा तो आकर्षित करेगा। बताइएगा वायु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से साइंस का जो भी आप लोगों के मध्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस जो बायो चल रहा था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। बताइएगा पादप और जीवों में अंतर किसके माध्यम से पता चलता है? कोशिका भित्ति के कारण। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है? सेलुलोज की निर्मित होती है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए पादपों में भोजन का संचरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? फ्लोएम। भोजन तो स्टार्च होता ही है, लेकिन संचरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? फ्लोएम हो जाएगा। और जल के संचरण के लिए जाइलम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हमारे शरीर को एवं अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करके उन्हें मजबूती से जोड़ता है, यह क्या कहलाता है? यह शरीर का अंतः कंकाल होता है। क्या होता है? शरीर का अंतः कंकाल। बताइएगा वह ठोस परंतु एक ठोस परंतु अर्ध को कठोर एवं लचीला संयोजी ऊतक जो मैट्रिक्स की रचना का होता है, प्रोटीन से निर्मित होता है। इसकी कोशिकाओं को कोंड्रोसाइट कहते हैं, जो एक छोटे स्थान लेकुना में अवस्थित होता है। क्या कहलाता है? उपास्थि ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपास्थि ऊतक। ऊतक कंकाल ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक हो जाएगा। उपास्थि ऊतक एवं अस्थि ऊतक होते हैं। कंकाली ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उपास्थि एवं अस्थि ऊतक होते हैं। बताइएगा रक्त जो होता है वह कैसा ऊतक हो जाएगा? तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। रक्त कैसा हो जाएगा? तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। और बताइएगा हमारे रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन का संवहन संभव हो पाता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हो पाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रक्त या रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है। इनकी कोशिका जो होती है किस द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है? रक्त में जो होता है कौन सा जो कोशिका होता है जो स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है? या प्लाज्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। बताइएगा रक्त कोशिका, रक्त जो होती है इसकी कोशिका कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होगी। रक्त की कोशिका कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका एवं प्लेटलेट्स होती है। प्रचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशीय ऊतकों की आवश्यकता होती है। गतिशीलता एवं संकुचन जीवों के शरीर में महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इस गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में
कौन कौन उत्तरदायी होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं? ये मायोसिन एवं एक्टिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मायोसिन एवं एक्टिन जो होंगे वो जीवों के शरीर में महत्वपूर्ण लक्षण, इसकी गतिशीलता एवं संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मानव शरीर का औसतन जो भार होता है, इसमें पेशियों का प्रतिशत कितना होता है? 40 से 50% होता है। मानव शरीर में औसतन जो भार होता है पेशियों का कितना होता है? संपूर्ण शरीर का 40 से 50% पेशियों का भार होता है। बताइए मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी किसकी होती है? जबड़े की होती है। किसकी होती है सबसे मजबूत मांसपेशी? जबड़े की होती है। और बताइएगा सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? फीमर जांघ में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। और हमारा कान की जो हड्डी होती है वो स्टेपिस या किसकी निर्मित होती है? उपास्थि की निर्मित होती है। किसकी निर्मित होती है? उपास्थि की निर्मित होती है। बताइएगा पेशियों का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें इस पेशियों को क्या कहा जाता है? अरैखित या अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। जिन पेशियों का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है इन्हें अनैच्छिक या अरैखित पेशियां कहा जाता है, और जिनका इच्छा अनुसार होता है उनको क्या कहा जाता है? रैखित या ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। बताइएगा हृदय में जो अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है, परंतु ये स्वभावतः कैसी होती है? हृदय की जो अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है वो स्वभावतः कैसी होती है? हृदय की पेशियां ऐच्छिक या अनैच्छिक होती है? हृदय की अनैच्छिक हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? अनैच्छिक हो जाएंगी। और इसके संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। तंत्रिका उत्तक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। और मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की निर्मित होती है। बताइएगा कभी कभी जो यानी क्विक एक्शन के लिए, जैसे मान के चले हाथ जल जाता है, कोई कीट हम लोग को काट लेता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? क्विक एक्शन के लिए मेरुरज्जु हो जाएगा। मेरुरज्जु इसके लिए उत्तरदायी होता है। चूंकि उतना कम समय में मस्तिष्क को है ना जानकारी या भेज नहीं सकता, इसलिए मेरुरज्जु इसके लिए उत्तरदायी होता है। जब हम लोग को कोई कीट काट लेता है, हाथ जल जाता है, तो इसके लिए संवेदनशील कौन होता है? मेरुरज्जु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेरुरज्जु। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से जुड़ी होती है। या जुड़कर किससे बनी होती है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से जुड़कर बनी होती है। इसको क्या कहते हैं? इस जुड़े हुए भाग को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है जुड़े हुए भाग को। बताइएगा सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। बताइए हमारे शरीर में वसा जो होती है वो कहाँ जमा होती है? त्वचा एवं मांसपेशियों के मध्य जमा होती है। वसा कहाँ जमा होता है? त्वचा एवं मांसपेशियों के मध्य। और ये हमारे शरीर के को है ना गर्म, हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक होती है। बताइएगा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन होता है? अमीबा। एसिटेबुलेरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एसिटेबुलेरिया हो जाएगा। बताइएगा किस सेल को पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। बताइए नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा स्तनधारियों में मोटे तौर पर दो प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी स्तंभ कोशिकाएं होती है? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं एवं वयस्क स्तंभीय कोशिकाएं होती है। दो प्रकार की स्तनधारियों में स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक भ्रूणीय होती है, एक वयस्क स्तंभ कोशिकाएं होती है। बताइएगा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बताइएगा पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। किसके कारण भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। बताइएगा किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे के माध्यम से की गई थी। और बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने, जबकि इसका नामकरण बेंडा के माध्यम से किया गया था। बताइएगा यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी निर्मित होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की होती है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन की होती है।
सेल्यूलोज भित्ति जो है किसके सेल में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है। प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? अंतःद्रव जालिका एवं राइबोसोम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अंतःद्रव जालिका एवं राइबोसोम की। किस कोशिका द्रवी कोशिकांग में यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में क्या नाम है? सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किसकी निर्मित होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की हो जाएगी। प्लाज्मा झिल्ली किसकी निर्मित होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो बायो आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब कॉस्मोस पब्लिकेशन का केमिस्ट्री जो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। बताइए फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग है? सिल्वर आयोडाइड का। अभी हाल फिलहाल में करंट में वो क्वेश्चन था जयपुर का क्लाउड सीडिंग किया गया था। बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 46% रहता है। 46% हो जाएगा। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 हो जाएगा। सही जवाब। और यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वॉलर के द्वारा लेबोरेटरी में किया गया था। बताइएगा तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा और तंबाकू सुखाने की प्रक्रिया को क्या क्यूरिंग कहा जाता है? तंबाकू सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। बताइएगा जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ना वो बंधे रहते हैं, इसी के कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है। और बताइएगा जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जल का हिमांक। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मच्छर रोधी कॉइल में किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम, पायरेथ्रीन, एलेथ्रीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? CO2 भरी जाती है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? CO2 भरी जाती है। और बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहा गया है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया है। और ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहता है? निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। और जबकि वाष्प से तरल में परिवर्तन जो होता है उसको संघनन कहा जाता है। और तरल से वाष्प में परिवर्तन वाष्पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पन या वाष्पीकरण कहिए। बताइएगा नमी वाले दिन में कपड़े अत्यधिक जल्दी से सूखेंगे या कम नमी वाले दिनों में ज्यादा? कम नमी। इसी के कारण है ना बारिश में कपड़े लेट तक सूखते हैं, देर से सूखते हैं। बताइएगा चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चूहा के विषाक्तीय पदार्थ देने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। देखते ना रोटी पे लगा के जो देता था रेटिनॉल करके वो जो आता था, रेटिनॉल। बताइएगा और इस पे इसका जो प्रभाव होता है ना छछूंदर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। बताइएगा सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का मिश्रण होता है। बताइएगा किसके उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है। आग बुझाने में भी किया जाता है। बताइएगा अमोनियम सल्फेट जो होता है वह क्या है? अमोनियम सल्फेट यह एक मिश्रित उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मिश्रित उर्वरक। और खरपतवार नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दांत का एनामेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दांत का एनामेल। जेली के निर्माण हेतु कौन से फल सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? अमरूद हो जाएंगे। जेली के निर्माण के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अमरूद हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष मनाने का निर्णय लिया था। और बताइएगा
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस की स्थिति को मनाए जाने की घोषणा 25 मई को की गई और संविधान हत्या दिवस की स्थिति को मनाई गई 25 जून को मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। और विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। और बताइएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 1947, 18 जुलाई 1947 को आया था। और माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन योजना आई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साबुन निर्माण की विधि क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। बताइएगा डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन के द्वारा। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या के द्वारा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा होता है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। बताइएगा कांच को हरा और हरा पीला रंग कौन सा रसायन देता है? कांच को हरा और हरा पीला रंग कौन सा रसायन देता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और कार्बन जो होता है वो कांच को कैसा रंग प्रदान करता है? कहरुआ रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कैसा रंग देता है? गहरा नीला रंग प्रदान करता है। और बताइएगा क्यूप्रिक लवण जो है वो कांच को कैसा रंग देता है? या पिकॉक नीला देता है। क्यूप्रिक लवण जो होता है वो कांच को कैसा रंग देता है? पिकॉक नीला रंग देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और सीएनजी में कौन सम्मिश्रण होता है? मीथेन और प्रोपेन हो जाएगा। जबकि एलपीजी में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन, सीएनजी में मीथेन प्रोपेन। बताइएगा रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकुरल के द्वारा। और परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर का सर्वप्रथम निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा। और बताइएगा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? D2 भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और कैडमियम की छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन को कम करने के लिए, नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैडमियम की छड़ का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। बताइएगा पुष्प जो है पादप के जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण अंग है। यह किस चीज में पादप को सहायता करता है? जनन के लिए सहायता करेगा और अगली संतति, हाँ, जनन के लिए सहायता करता है। और फूल खिलाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? फ्लोरीजेंस हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो साथियों केमिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य बायो जो कॉस्मोस पब्लिकेशन महेश बर्णवाल द्वारा रचित है उसके द्वारा दिया गया था वो होमवर्क के माध्यम से अब डिस्कशन के द्वारा शुरू किया जा रहा है। बताइएगा मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे 5वें सप्ताह में होता है। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? चौथे एवं 5वें सप्ताह में प्रारंभ होता है। और कल का शायद क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, जो यौन संचरण से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंडोम का प्रयोग किया जाता है। कॉपर ट्री जो है, कॉपर टी है, आपको निषेचन तो रोक देगा लेकिन संचरण से आपको बचाव नहीं करता कॉपर टी। बताइएगा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29 हड्डियां होती है। चेहरा में 14, कपाल में 8 होती है, कर्ण में 6 और एक कहाँ होती है? गले गर्दन के पास होती है, गले की हड्डी। पूरे खोपड़ी में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 29 हड्डियां हो जाएंगी। कर्ण में कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ष क्या बोले? एशिया में 14, हाँ चेहरा में 14, याद रखने के लिए आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। चेहरा में 14। प्रतिवर्ष क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र या मेरुरज्जु, कशेरुकी रज्जु। जैसे देखते हैं ना तुरंत कोई कीट काट लिया, हाथ जल गया या फिर कोई अचानक कोई घटना होती है तो यानी मेरुरज्जु ही इसको नियंत्रित करता है। बताए वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 पेशियां होती है। सही जवाब हो जाएगा। और हाँ अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडन।
टेंडन हो जाएगा। और अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ेगा। अस्थि से अस्थि को जोड़ेगा लिगामेंट, और अस्थि से मांसपेशी हाँ टेंडन जोड़ेगा। मिस्टेक कर दी किसी में। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? एनामेल अर्थात दंतवलक हो जाएगा। बताइएगा शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक का क्या कार्य होता है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक का कार्य जोड़ का प्रतिस्थापन करना होता है। ऑर्थोप्लास्टिक का क्या कार्य होता है? जोड़ों का प्रतिस्थापन। और बताइएगा शल्य क्रिया में जो होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में प्राप्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में प्राप्त होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जबकि जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम का CSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, और इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर हो जाएगी। सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाती है? फीमर हो जाती है। बताइएगा मनुष्य के शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी होती है। पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियां होती है। हड्डी पसली नहीं जानते। बताइएगा कशेरु की रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? 65% वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। बताइएगा और मानव को प्रत्येक दिन पानी की कम से कम कितनी मात्रा लेना आवश्यक है? 5 से 6 लीटर होती है। सही जवाब हो जाएगा। कितना लेना आवश्यक होता है? 5 से 6 लीटर स्वस्थ मानव के लिए। बताइएगा नागफनी की पत्तियों का जो है रूपांतरण किसमें हो जाता है? कांटों के स्वरूप में हो जाता है। किसमें हो जाता है? कांटों के स्वरूप में। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। बताइए प्याज का परिवर्धित रूप क्या होता है? तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। और मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार होते हैं और 32 दांत होते हैं। टोटल जीवन काल में 52 दांत प्राप्त करता है मानव। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कोल्लम या स्पेलिकल गुहा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कोल्लम या स्पेलिकल गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुत्थान किसके द्वारा हो पाता है? या घनाकार उपकला के कारण। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुत्थान किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के कारण। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी। लिगामेंट जो होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। बताइएगा स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। वही लिगामेंट हिंदी बोल दिए। स्नायु लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। और स्नायु एवं कंडारा कैसे उत्तक होते हैं? या संयोजी उत्तक होंगे। स्नायु एवं कंडारा कैसे उत्तक हो जाएंगे? संयोजी उत्तक हो जाएंगे। और बताइएगा स्तनियों की अस्थि उपास्थि भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? हेवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती है। स्तनियों की अस्थि एवं उपास्थि किस तरह भिन्न होती है? हेवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ऑक्जीन का बना होता है। किसका निर्मित होता है? ऑक्जीन का निर्मित होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ऑक्जीन का निर्मित होता है। बताइएगा अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट हो जाएंगे। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट फॉस्फेट हो जाएंगे। फॉस्फेट हो जाएंगे। लसिका में किन रुधिर राणुओं की अनुपस्थिति होती है? लसिका में लाल रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है। लसिका में किन रुधिराणु की उपस्थिति होती है? अनुपस्थिति लाल रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है। बताइएगा अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑक्जीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हाँ ऑक्जीन नहीं होगा, ऑक्सीन हो जाएगा। हाँ ऑक्सीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के
फॉस्फेट पाए जाते हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। और शिशुओं में जो है कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। और वयस्क होने पे कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हड्डियां हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में हो जाएगी। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में हो जाएगी। बताइएगा किस प्रकार की संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ती है? अचल संधि के माध्यम से जुड़ती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ती है? अचल संधि के संधियों द्वारा जुड़ती है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्ना एवं ह्यूमरस। माय में नहीं है, अल्ना एवं ह्यूमरस। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां कौन कौन सी उपस्थित होती है? इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। इस्चियम, इलियम और प्यूबिस जो है मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 उपस्थित होती है। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी बायो और केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय टंकन और पत्तन मुद्रा अधिनियम जो है वह किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। और बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और बताइएगा भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा जो पूर्व में थी आजादी से पूर्व, वह किस वायसराय के कार्यकाल में निर्धारित की गई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। बताइएगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885-88 में, वह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी डफरिन के कार्यकाल में ही हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पहली बार जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इसके जो महासचिव थे कौन थे? एओ ह्यूम हो जाएंगे। और सबसे लंबे समय तक रहे थे, 1905 तक रहे थे, 85 से 5 तक। बताइएगा 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पास किया गया था वो किस वायसराय के कार्यकाल में पास? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अकाल आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में कर्जन के कार्यकाल में हुआ था? एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। बताइएगा प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था? यह 1904 में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। यह कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। और भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वह किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? यह भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुई थी। और सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 में किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? यह कर्जन के कार्यकाल में आया था। किस वायसराय के शासनकाल में कृषि बैंक खुलवाए गए थे? यह कर्जन के कार्यकाल में। और कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति 1901 में की गई थी। बताइएगा पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था जो अभी वर्तमान में है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा कार्य था? बंगाल विभाजन 1905 हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 19 या 20 जुलाई दोनों लेता है। 19 या 20 जुलाई 1905 लेगा। और 16 अक्टूबर से क्या हो गया था? यह प्रभावी हो गया था। और बताइएगा इनको जो है ना इस प्रांत को बंगाल को 2 प्रांतों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? यह ढाका में बनाया गया था। और पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? यह ब्लूमफील्ड फुलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ब्लूमफील्ड फुलर। और पश्चिमी बंगाल के गवर्नर कौन बनाए गए थे? सर एंड्रू फ्रेजर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर एंड्रू फ्रेजर पश्चिमी बंगाल के। और पूर्वी बंगाल के कौन हो जाएंगे? ब्लूमफील्ड फुलर हो जाएंगे। बताइएगा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब, किसके द्वारा और किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? यह 1906 में आगा खां एवं समीउल्लाह के द्वारा
और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में की गई थी। बताइएगा कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें विभाजन हुआ था वह कांग्रेस का किस वर्ष हुआ था? वह सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस, घोष हो जाएंगे, घोष, हाँ घोष, बोस तो उधर है, हाँ घोष होंगे। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार करके 6 वर्षों की सजा दी गई थी? 22 जुलाई 1908 को 6 वर्षों की गिरफ्तार करके 6 वर्षों की सजा दी गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में किन की नियुक्ति की गई थी? प्रथम बार किस भारतीय की गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में प्रथम बार किस भारतीय की नियुक्ति की गई थी? यह एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। किन की नियुक्ति की गई थी? एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। और बताइएगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो है वह किस अधिनियम के तहत लाया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा संभव हो पाया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हो पाया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली दरबार का जो भव्य आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? 1911 में किया गया था, 12 दिसंबर को। उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? हाँ ब्रिटेन के राजा ये जॉर्ज पंचम हो जाएंगे। कौन? हाँ ब्रिटेन के राजा थे उस समय ये जॉर्ज पंचम। बताइएगा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? 1912 में रद्द किया गया था। और 1912 में ही कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके द्वारा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया गया था? यह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1910 एवं 11 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था कब फेंका गया था? 1912 में फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 में फेंका गया था। इसमें कितने अभियुक्त नामजद किए गए थे? 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कितने लोगों को फांसियां दी गई थी? 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, जबकि 2 व्यक्तियों को उम्र 7 साल की सजा 7 वर्ष की सजा दी गई थी। और इसमें सरकारी गवाह कौन बन गए थे हार्डिंग बम कांड के? यह दीनानाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दीनानाथ हो जाएंगे। और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले सरकारी गवाह दबाव में आके बन गए थे। और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जो थे वह कहाँ भाग गए थे? यह जापान भाग गए थे रास बिहारी बोस। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। 1939 में द्वितीय प्रारंभ हुआ था। ये प्रथम हम पूछ रहे हैं। और कब तक? 18 पहला, 39 से 45 दूसरा चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध 61 देशों ने भाग लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भी होने वाला था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। यह किस वायसराय के कार्यकाल में इसका प्रकाशन हुआ था? हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। अब बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किन्हें नियुक्त किया गया था 1916 में? यह लॉर्ड हार्डिंग को ही किया गया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी और किसके अथक प्रयास से संभव हो पाई थी? मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से संभव हो पाई थी। तो साथियों इतिहास का जो भी होमवर्क दिया गया था आधुनिक इतिहास का वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ नाइट्रोजन होता है। यह पादप जो है इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बताइएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वह वायुमंडल में नमी से प्रतिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं NO2 वह वायुमंडल में नमी के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। बताइएगा सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल में क्या किसकी परत को पतला करते हैं?
ओजोन की परत को पतला करते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को क्या करते हैं, पतला करते हैं। और वायुयानों के उड़ानों के लिए सबसे अच्छा किसको माना जाता है, समताप मंडल को ही माना जाता है। और बताइएगा NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह पत्तियां गिर जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधे की पत्तियां गिर जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घट जाएगी। बताइएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फेफड़े में उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे बच्चे में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न होते हैं। यह जीवन उत्तक के लिए क्या है, विषैली होती है। क्या होती है, विषैली होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए भी क्या होती है, हानिकारक भी होती है। बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक होता है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का SO2 कितना भाग होता है, यह 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। संपूर्ण वायु प्रदूषकों का SO2 कितना होता है, 20%। और SO2 से आंखों में जलन होती है जिससे आंख क्या कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं और आंसू आने लगते हैं। SO2 की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों को का कारण बनती है, जैसे अस्थमा, श्वसनी शोथ, एम्फाइसीमा इत्यादि रोग जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में क्या उत्पन्न करती है, SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में क्या उत्पन्न कर देती है, कड़ापन उत्पन्न कर देती है जिसके कारण ये पौधे से शीघ्र ही गिर जाते हैं। और SO2 के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में विषाक्त धूम्र कोहे का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके किसका निर्माण करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। NO2 जो होता है वो नमी को ग्रहण करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, जबकि SO2 नमी को ग्रहण करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसीलिए जब अम्ल अम्ल वर्षा होती है उसमें अगर SO2 NO2 की मात्रा अत्यधिक होगी तो वो अम्ल वर्षा कहलाएगी। बताइएगा यदि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है, इसको क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल जो है वह कैसा कर देते हैं, यह अम्लीय कर देंगे। कैसा कर देंगे, अम्लीय कर देते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है। वर्षा जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है, NO2, SO2, N2O भी होती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप H+ आयन के कारण वर्षा जल का pH मान कितना सामान्य हो जाता है, 5.6 हो जाता है। और 5.6 से कम होने पर वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर यह कैसी वर्षा कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। और दांत का क्षरण कितना से कम हो जाता है, 5.5 से कम होने पर दंत क्षय हो जाता है। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश कौन कौन से हैं, यह नॉर्वे हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है वह कहाँ में स्थापित किया गया था, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है वह कहाँ स्थापित किया गया है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। भारत में SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन जो है वह किस ईंधन के दोहन के कारण हो पाता है, यह जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण हो पाता है। और SO2 को पृथक करने की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, इन संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित SO2 को पृथक करने की टेक्नोलॉजी को फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन कहा जाता है। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन कहा जाता है। बताइएगा ओजोन अवक्षय कारकों में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे क्या है, शक्तिशाली रसायन है, जिसको भारत ने जनवरी 2020 तक क्या किया है, पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए जनवरी 2020 से HCFC 141B के आयात लाइसेंस पर क्या कर दी है, रोक लगा दी है। बताइएगा धूम एवं कोहरे से मिलकर किसका निर्माण होता है, धूम कोहरा का निर्माण होता है। वायुमंडल की निचली परतों पर धुएं एवं धूल कणों के पर जलों की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, धूम कोहा कहा जाता है। धूम कोहा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जीवाश्म ईंधनों से
उत्पन्न प्रदूषक गैसें कौन कौन सी है? जीवाश्म ईंधन के, यह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। और जेट विमान के ईंधन एवं रासायनिक उर्वरकों से किस किस का निर्माण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। सूती वस्त्रों के विरंजन के लिए उत्पन्न प्रदूषक गैस कौन सी होती है? यह क्लोरीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? क्लोरीन हो जाएगी। तो साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र से जो भी क्वेश्चन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया कब से लिखा जाने लगा है? 2011 से। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पे क्या लिखा जाने लगा? ओडिया लिखा जाने लगा। उड़िया के स्थान पे क्या लिखा जाने लगा? ओडिया लिखा जाने लगा। और बताइएगा, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। और अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित है? 22 भाषाओं का उल्लेख। और बताइएगा, मूल संविधान में भाषाओं का उल्लेख कितना था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। 15वीं भाषा के तौर पर किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। और बताइएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया था? BDMS 92, KMN कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71वां हो जाएगा। 92वां आपका हो जाएगा BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003। बताइएगा, संविधान के अनुच्छेद 371 जे को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? 98वां संविधान संशोधन 2012 के तहत। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना यह 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत की गई थी। और बताइएगा, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो है हुआ था वह किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हो पाया था। और GST सेवा कर लागू 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। और 2017 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। और सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य असम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा हो जाएगा। वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा ही है। बताइएगा, बताइएगा, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 का 6 एवं 16 का 6 को जोड़ा गया? इस संविधान संशोधन में पूर्व में आरक्षण सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किया गया। अनुच्छेद 300 का क या ए भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत समाहित किया गया था? यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। हाँ, और 42वां लघु संविधान जो है 1976 हो जाएगा। तो साथियों, जो पॉलिटी का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य विविध लुसेंट का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भारतीय खगोल संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी गोवा हो जाएगा। बताइएगा, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा, कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद हो जाएगा। कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर हो जाएगा। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह झांसी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान केंद्र यह धनबाद हो जाएगा। लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
या रांची हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, रांची हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, पुणे हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह देहरादून हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, देहरादून। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह गुड़गांव हो जाएगा, गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता हो जाएगा। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, यह गुलमर्ग हो जाएगा। बताइएगा किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह हो जाएगी। और राष्ट्रीय किसान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तिथि, हाँ वीर बाल दिवस, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ना किया था। बताइएगा महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अजात शत्रु किस व्यक्ति का उपनाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही। और यह नाम किनके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। अजात शत्रु हो जाए। बताइएगा चैत्रा भूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल, BR अम्बेडकर की हो जाएगा। कर्म भूमि किनकी है, शंकर दयाल शर्मा की। सदैव अटल किनकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की हो जाएगी। और नारायण घाट किनकी हो जाएगी, गुलजारी लाल नंदा की हो जाएगी। नारायण घाट किनकी हो जाएगी, गुलजारी लाल नंदा। विजय घाट किनकी हो जाएगी, लाल बहादुर शास्त्री की हो जाएगी। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की हो जाएगी। वीर भूमि राजीव गांधी। और बताइएगा किनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था। बताइएगा वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा गया है, दादा भाई नौरोजी को कहा गया। लोह पुरुष किन्हें कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष किन्हें कहा गया, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा गया। पंजाब केसरी किन्हें कहा गया, लाला लाजपत राय को। और बंगाल केसरी किन्हें कहा गया है, आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क में दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मन स्पीडी का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली बार खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च की है, यह झारखंड के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, झारखंड के द्वारा। बताइएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था, कम करें, पुनः योग करें, प्रयोग करें और पुनर्चक्रण। बताइएगा चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है वो किस देश का हिस्सा है, या फ्रांस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा। बताइएगा अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, या कनाडा का किया गया। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, कनाडा का किया गया। बताइएगा भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, यह नई दिल्ली में किया गया है। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यह नीरज चोपड़ा को किया गया। किनको किया गया, नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा क्लासिक में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। बताइएगा भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है, यह जम्मू कश्मीर में किया। और ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में हो जाएगा, यानी फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी स्टार्ट किया है। हाँ बताइएगा ला लीगा 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है, बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। और क्लब ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है, लॉरियल क्लब ऑफ द ईयर, या रियल मैड्रिड को मिला है। रियल मैड्रिड कहाँ की हो जाएगी, स्पेन का फुटबॉल क्लब हो जाएगा। सिमोन बाइल्स को लॉरियल्स का वुमेन एथलेटिक ऑफ द ईयर दिया गया है, जबकि मोंडो डुप्लांटिस को लॉरियल का पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर दिया गया है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है, यह असम के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है, असम के द्वारा किया गया। किस राज्य का स्थापना दिवस 16 मई 2025 को मनाया गया है, यह सिक्किम का मनाया गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी थी, 6.1 लाख हो जाएगी, 6,10,000 हो जाएगी।
बताइएगा किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली बार हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? या कशिश चौधरी को किया गया? किन्हें किया गया? कशिश चौधरी को। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? यह यूएई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तीस्ता प्रवाह अभ्यास या पश्चिम बंगाल में किया? कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। और किस राज्य के तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह तमिलनाडु के हो जाएंगे। दिमाग वाले सारे साउथ में ही है। बताइएगा बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के द्वारा नामित किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया। और किस देश के वैज्ञानिक मारियंगला यांगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? या ब्राजील की हो जाएंगी मारियंगेला हंगेरिया। और भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम। और यहीं पर अभी हाल फिलहाल में सुनील गावस्कर की कांस्य मूर्ति का प्रत्यारोपण भी किया गया है। और बताइएगा कहाँ 12 साल बाद पुष्कर शुरू होगा? चमोली में होगा। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ प्रारंभ होगा। पुष्कर चमोली। पुष्कर तो मेला लगता है वो जानवरों का, और ये पुष्कर कुंभ लगेगा 12 साल बाद, चमोली में लगा है। बताइएगा 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? या काठमांडू में किया गया है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। एक देश एक धड़कन पहल। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? यह दुबई में की है। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है? यह नाइजीरिया हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? नाइजीरिया। और WTO की जो अध्यक्ष है नोगोंजी ओगोंजो इवेला, ये नाइजीरिया की है। बताइएगा नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में कितने मीटर का थ्रो फेंका था? 90.23। और वो जो हार्मर है कुछ है वो फेंके थे 91 पॉइंट कुछ फेंके हैं। 16 नहीं, वो विदेशी है हार्मर करके कोई। हाँ, और ये जीते हैं नीरज चोपड़ा रजत जीते हैं, वो स्वर्ण जीते हैं। हाँ। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है 17 मई 2025 को? ये आर प्रज्ञानंद हो जाएंगे। और कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यह चेन्नई में किया गया है। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध को हटा लिया है? या कांगो के हटा लिया। किसको हटा लिया? कांगो के प्रतिबंध को हटा लिया फीफा के द्वारा। और फीफा रैंकिंग अभी वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम का रैंकिंग कितनी है? 133वीं रैंकिंग। और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे? खालिद जमील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खालिद जमील। और महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? संतोष कश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संतोष कश्यप। बताइएगा किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? यह भारत के द्वारा जीता गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा, बांग्लादेश को पराजित करके। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? यह IIT मुंबई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? IIT मुंबई के द्वारा। IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? यह असम में किया है। कहाँ किया है? असम में। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? असम में किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? केरल के द्वारा कर दी है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? भोगला बीच दीव हो जाए, दमन एवं दीव। और उसके बाद बताइएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? मणिपुर हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिला सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। और बताइएगा जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? या भारत को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप शुरू की है? मनसबी मेंटरशिप
यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा की गई है। तो साथियों आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। अमाशय की भीतरी दीवार पर क्या पाई जाती है? अमाशय, हाँ, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अमाशय की भीतरी दीवार पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिए। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाए और उसको पढ़ने के पश्चात आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।